नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद करना आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को इलेक्ट्रिक पावर जो टॉपिक है क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का ये पढ़ाने वाला हूं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और वैसे आपको पता भी होगा, आपने पावर टॉपिक पढ़ा भी होगा 9th में। पावर का डेफिनेशन ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर यानी कि रेट ऑफ क्या बोलते हैं, जैसे वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क ऐसा कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर ये जो टॉपिक है, इसमें कुछ मैं आपको टॉपिक पढ़ाने के बाद 7 से 8 एग्जांपल्स कराऊंगा जो कि बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होंगे, और इसके बाद फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका पहला चैप्टर खत्म होने की कगार पे आ गया है, फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर। देखिए पहले पावर समझते हैं। पावर के जैसे आपने क्या बोलते हैं 9th में पढ़ा होगा, पावर को कहते हैं पावर इज द रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क। मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो तो बस जो जिस टाइप से काम हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ डूइंग वर्क मेन बात ये है। तो पावर का वैसे डेफिनेशन कैसे, मतलब पावर का फॉर्मूला कैसे बनता है, वर्क अपॉन टाइम, हाँ कि ना। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पावर का फॉर्मूला बनता है वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए वर्क ही होता है एनर्जी, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। अब इसके कुछ यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए पहले पावर का सिंबल क्या होता है, पावर का सिंबल होता है कैपिटल पी। पावर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, वो भी देखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिए वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, यानी कि ये या तो होगा जूल पर सेकंड, और इसे जिस मतलब इसे एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, जेम्स वॉट, उनका नाम था वॉट। तो इसके लिए पावर का ये भी यूनिट है। जैसे कि देखिए न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट है, वैसे ही पावर के लिए वॉट यूनिट है, कैपिटल डब्ल्यू। समझ रहे हैं। तो हमने ये आप नोट कर लीजिए, पावर का सिंबल, पावर की ऐसा यूनिट, पावर का डेफिनेशन। अब ये जो आपने 9th में पढ़ा है ना, बस यही सबको आपको इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करना है, और आपको वही 10th में पढ़ना है। लेकिन हाँ, 10th में आपके लिए फॉर्मूले थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूलों का मतलब ऐसा लिस्ट बता दूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस की ओर आ जाऊंगा। और इसी में हम एक और चीज पढ़ेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी, जो बच्चों को 9th में पढ़ाया जाता है। 9th में बच्चे उसे सही से करते नहीं है, वो फिर से 10th में आ गया। चलिए, तो आपने पावर का देखिए सिंबल लिख लिया, कैपिटल पी। जल्दी लिखिए दोस्तों। पहले कुछ मीम्स चल रहे थे ना, चाय पी लो फ्रेंड्स, पानी पी लो फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मतलब जो हमें इलेक्ट्रिसिटी में पावर का पढ़ना है वो देखते हैं। देखिए मैंने ये पावर के कुछ फॉर्मूलेस लिखे जो आप इस चैप्टर में यूज करेंगे, जरा इन्हें देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, पावर के कुछ फॉर्मूलेस है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब आप सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूलेस यूज करने कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है, और मतलब ये डिराइव कैसे वो भी बताता हूँ आपको। जल्दी यहां देखिए, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए दोस्तों, पावर के जो ये तीनों फॉर्मूलेज हैं, इन्हें कैसे मतलब डिराइव किया गया है।
ये देखिए आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो हीट होती है ये एक एनर्जी होती है और इसका फॉर्मूला होता है H=I²RT। देखिए मैं आपको एक और मीम बोलता हूं, ये हमें और ये हमारा व्हाइट बोर्ड है और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए दोस्तों ठीक है, हीट का फॉर्मूला होता है H=I²RT। मैंने आपको कहा देखिए पावर क्या, अरे यार मेरा इंक क्या हो गया, पता नहीं दोस्तों ये खुल नहीं रहा है। ठीक है आप ऐसे ही देखिए, पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वर्क या फिर एनर्जी, मान लीजिए वर्क ही लिखता हूं, वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। हीट एक एनर्जी है, ठीक है, तो पावर क्या होगा, अगर एनर्जी रहे तो हीट एक एनर्जी I²RT अपॉन टाइम तो टी रहेगा। देखिए दोस्तों पावर का एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया हमने I²R। आप समझे ये फॉर्मूला कैसे आया, दूसरा फॉर्मूला I²R, ये अभी खुल नहीं रहा है, मैं मुझे इसमें इंक भरना है। एक मिनट आप दोस्तों वीडियो बंद मत कीजिएगा, मैं आपको इसमें कुछ 7 से 8 एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ मार्कर्स है, मैं देखता हूँ कौन सा खुलता है। हाँ ये देखिए दोस्तों ये बड़ी आसानी से खुल गया। अब मैं इसमें इंक डाल देता हूँ। इंक डालते डालते मेरे हाथों में नेल पॉलिश लग गई है। चलिए तो आपने देखा हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए मैंने वहां डाल दिया I²RT अपॉन टाइम। तो ये यानी देखिए दोस्तों पावर का फॉर्मूला हो गया I²R। समझे, इसे आपको याद रखना है और आप डिराइव करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं I×I×R, हाँ, और देखिए दोस्तों V=IR होता है, यानी कि इसके जगह मैं पूरा V लिख सकता हूं, VI या मतलब IV या VI। पावर का दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। और इसमें मैं एक और चीज दिखता हूं, I का क्या फॉर्मूला होगा, V/R। यहां मैं VI की जगह V×V/R लिखूं तो ये हो जाएगा V²/R। पावर का थर्ड फॉर्मूला डिराइव हो गया, समझे कि नहीं। देखिए दोस्तों ऐसा हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में VI दिया हो, किसी में IR दिया हो, किसी में VR दिया हो, तो आपको अगर पावर पूछा जाए आप इन सब से निकाल सकते हैं, और अगर आपको एनर्जी पूछी जाए तो आप वहां से निकाल दीजिए I²RT। तो इसे मतलब एक बार ऐसे सॉल्व कर लीजिए और ये आपको याद रखना है VI I²R V²R। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। और अब मैं आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ाता हूं, उसके बाद डायरेक्ट हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जल्दी आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों ठीक है, आप इन दोनों फॉर्मूलास को भूलिएगा नहीं, VI I²R V²R।
ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो असली में 9th का ही टॉपिक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कितने ही बच्चे 9th में इससे भागे होंगे। मेरे भी जान पहचान में कुछ लोग हैं, अभी उनको 10th में पढ़ना होगा। देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। कमर्शियल यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड, यानी कि मतलब एक तरह से बिजनेस मार्केट प्लेस से रिलेटेड। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वो यूनिट जो कि कमर्शियली यूज होता है, समझ रहे हैं। एनर्जी का वो यूनिट यानी कि जो भी इसका जो कुछ भी रहेगा वो एनर्जी की यूनिट है। कितने बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि वो पावर की यूनिट है कि एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की वो यूनिट जो कमर्शियल प्लेस यानी कि मार्केट बिजनेस एरिया में यूज होती है, ठीक है। अब देखिए पावर का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, हाँ कि ना। आपको ये पता है ना, पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। क्योंकि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी का कुछ निकलेगा। एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, पावर इंटू टाइम। अब देखिए मान लीजिए पावर है, पावर तो वॉट में होती है ना। मान लीजिए दोस्तों पावर है 1000 वॉट, टाइम है 1 आवर। ये देखिए 1000 वॉट तो हो गया 1 किलो वॉट, 1000 ग्राम हो गया 1 किलोग्राम, 1000 वॉट हो गया 1 किलो वॉट, और ये 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर, यानी कि 1 किलो वॉट आवर। जो ये चीज है ना ये असली में एनर्जी है, ये पावर नहीं है। और आप देख के बता सकते हैं ये पार्ट पावर है, ये टाइम है। पावर इंटू टाइम का एनर्जी होता है। कितने बच्चों को यही नहीं पता कि किलोवाट आवर एक एनर्जी की यूनिट है, और वो एनर्जी की वो यूनिट है जो कि कमर्शियल है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए 1000 वॉट, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। ये देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल सा डेफिनेशन लिखूं, पावर होता है वर्क बाई टाइम, पावर का यूनिट होता है वॉट, जूल का यूनिट होता है जूल का यूनिट क्या होता है, अरे वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का सेकंड। यानी कि वॉट तो होता है जूल पर सेकंड, तो 1000 वॉट हो गया 1000 जूल पर सेकंड इंटू टाइम। 1 आवर कितना होता है, 1 आवर होता है 3600 सेकेंड्स। तो 1 आवर की जगह क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा यूनिट से डील करना है तो 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया। आंसर कितना आया, 1 किलो वॉट का आंसर आया, 1 किलो वॉट आवर का आंसर आया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जूल्स। हाँ अभी भी देखिए जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। मतलब ये आपको क्लियरली पता चल रहा है ये भी किलो, ये भी एनर्जी की यूनिट है, वो भी एनर्जी की यूनिट है। अब देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ा यूनिट है, ये कुछ 36 लाख जूल्स है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे ऐसा यूनिट में लाते हैं। ऐसा यूनिट के लिए डेसिबल को आगे खिसकाना होगा, और लेफ्ट में आप बढ़ेंगे तो आपको ऐड करना होगा। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, समझे। ये आपको बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, और आपको इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। आप इतना पहले लिख लीजिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये दोनों होने के बाद मतलब इलेक्ट्रिक पावर तो हो ही गया, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होने के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, हाँ इसके एग्जांपल्स पे चलेंगे। एग्जांपल्स के बाद ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आप अपने घर पे एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं, हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पढ़ के मतलब उसके ऊपर तुरंत वीडियो बना दूंगा। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए दोस्तों, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। और इसका पूरा मतलब ये समझ में आना चाहिए। ऐसा मतलब कितने बार क्या होता है कि आदमी याद तो करता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये है, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो कितने लोग इसे पावर की जगह मतलब टिक मारते हैं। ये पावर नहीं है, ये एनर्जी है, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मतलब थियोरेटिकल पोर्शन पहले ही खत्म कर देते हैं। ये जो 1 किलोवाट आवर है उसी को हम 1 यूनिट बोलते हैं। जो हमारे घर का मीटर आता है ना, मतलब मीटर में इलेक्ट्रिक का जो मीटर होता है उसमें जो मतलब इलेक्ट्रिक बिल निकलता है ना, तो उसमें देखिए दोस्तों वो लोग कितने यूनिट हमने यूज किया वो गिनते हैं। कितने यूनिट यानी कि हमने कितना किलोवाट आवर यूज किया। देखिए दोस्तों मैं अपने घर का क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक बिल लाने गया था, उसमें आपको दिखाना चाहता हूं कि कहाँ पे लिखा रहता है कि कितना आपने यूज किया।
देखिए जैसे कि अब आपको दिख रहा है कि नहीं, देखता हूं 1 मिनट में। हाँ दिख जाना चाहिए, नहीं दिख रहा तो भी मैं बता देता हूँ कि आपके इलेक्ट्रिक बिल पे यहाँ पे किलोवाट आवर लिखा होगा और आपने कितना महीने में यूज किया, टोटल कंजम्पशन यहाँ लिखा रहता है। तो जैसे यहाँ दिखा रहा है 61 किलोवाट आवर, यानी कि दोस्तों हमने इस महीने 61 यूनिट्स यूज किए। तो हर यूनिट का एक पैसा होता है, मतलब हर यूनिट का हर एक स्टेट में कुछ 5 रुपए 10 रुपए, मतलब 10 रुपए नहीं, 3-4 रुपए 5 रुपए जो भी रहता है। जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए मेरे यहाँ पे 5 रुपए, मैंने 61 यूनिट्स यूज किए, तो यानी कि 61 इंटू 5 मुझे चुकाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो कितना हो जाए 300, कितना हो जाएगा दोस्तों 305 रुपए, मतलब समझ रहे हैं ना। जो भी आपका यूनिट का पैसा रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने यूनिट से। तो ठीक है, या ये हो गया 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, हीट में हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। हाँ, यानी कि हीट हो गया I/R/T। ये देखिए दोस्तों ये क्या है, ये तो V हो गया, हुआ कि नहीं, V = IR। यानी कि हीट का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है VIT, I²RT, या उसका डिराइव करके VIT भी लिख सकते हैं। तो आप वो फॉर्मूला को भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद एग्जाम्पल शुरू होंगे, कुछ 7-8 एग्जाम्पल्स है, उसका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। इसके बाद लगता है मैं बायो में जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके ऊपर वीडियोस बना सकता हूं। चलिए दोस्तों अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आता हूं, आप फॉर्मूलेस को दिमाग में रखिएगा। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, पहले मैं साइड में लिख देता हूं फॉर्मूलेस, ताकि आपको क्या बोलते हैं मुश्किल ना हो। देखिए मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस अगले वीडियो में आपको समरी के तौर पे दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगी, कितना यूज करेगी, और 40 वॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर है 40 वॉट्स, when it is connected to a source of 220 वोल्ट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट से क्या बोलते हैं कनेक्ट किया और उसका पावर है 40 वॉट्स, मतलब उसकी पावर रेटिंग है किसी भी आप इलेक्ट्रिक बल्ब पे देखेंगे उस पर पावर रेटिंग लिखा रहता है। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब का बॉक्स नहीं है, लेकिन आप जैसे कि एलईडी खरीदेंगे तो भी उस पर लिखा रहता है कि वो कितने वॉट का है। ठीक है, हमें यहाँ पे करंट निकालना है। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है VI, मैंने आपको कहा था आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है VI I²R V²R हीट का होता है I²RT, हीट का एक दूसरा भी है VIT। ठीक है, तो V हमें I निकालना है, I कितना हो जाएगा P/V। P कितना है दोस्तों 40 और V कितना है 220, ये कट गया 2 2 2 11। अब इसे डिवाइड करना है, 2 एक 0 आ गया, 11 1 11, 9 0, 11 8 88, 2 0। अब ये बढ़ते ही जाएगा, 18 18 18 होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट हो गया 0.18 एम्पियर। समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने इसे नोट डाउन कर लिया। इसका मतलब मेन इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक में फॉर्मूलेस का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैं कुछ आपको 7-8 क्वेश्चन कंटिन्यू लाइन से कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग है 200 वोल्ट्स एंड पावर ऑफ 100 वॉट। अब क्या कहा गया है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन अ 110 वोल्ट्स। मतलब देखिए बल्ब का एक खुद का रेटिंग होता है। बल्ब का रेटिंग क्या है कि बल्ब को आप
200 वोल्ट के सप्लाई पे चलाएंगे तो वो इतना पावर यूज करेगी। लेकिन क्या कहा गया है कि हमें इतने पे नहीं चलाया, हमने इतने पे चलाया 110 वोल्ट पे, तो कितना पावर यूज करेगी? 200 पर चलता था तो 100 वॉट, 110 पे चलेगा तो कितना वॉट, ऐसा पूछ रहा है ये। और इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हमें, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 100 वॉट, दूसरा है 75 वॉट, तीसरा है 50 वॉट, चौथा है 25 वॉट। हमें ये कह रहे हैं कि बल्ब, देखिए हर एक बल्ब का, मेरे पास यहाँ पे कोई बल्ब का बॉक्स नहीं है, लेकिन आप अपने घर पे देखिएगा किसी भी बल्ब के बॉक्स पे उसका पावर रेटिंग और उसका वोल्टेज रेटिंग लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि आप इतने पे चलाओगे तो आपको इतना पावर, मतलब इतना पावर यूज करेगा। लेकिन हम अगर कम कम वॉट पे चलाएंगे तो कितना पावर यूज करेगा, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? देखिए अब आप सोच रहे हैं इसका कोई लिंक नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे कोई वीडियोस में आया था, तो मैंने आपको कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में आप रेजिस्टेंस निकाला करिए। रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता ना, तो रेजिस्टेंस में निकालता हूं P इक्वल टू, ये लगाते हैं V²/R। इसमें मुझे P और V दिया तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, और क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे मैं फिर उसका पावर निकाल दूंगा। तो पहले यहाँ का रेजिस्टेंस निकालता हूँ, तो देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। V² कितना होगा, 200 इंटू 200 अपॉन P, पावर कितना है 100 वॉट्स। देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम्स, यानी कि ये जो भी बल्ब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस है 400 ओम्स। अब रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, भले आपने वोल्टेज का मतलब वोल्टेज सप्लाई चेंज कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। अब इसका पावर निकालते हैं, P हो जाएगा V²/R। V² कितना हो जाएगा 110 इंटू 110 अपॉन ये हो जाएगा 400। पावर हो गया 11 से कितना हो गया 121, 121 डिवाइड बाई 4। अब इसे डिवाइड करना है, 4 3 ज़ा 12, ये तो 0 हो गया, ये 1, 4 कितना 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। देखिए दोस्तों तो पावर आ गया 30.25 वॉट्स। अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है 30.25 वॉट्स। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। पावर का फॉर्मूला था V²/R। इसमें हमने वोल्टेज चेंज किया, लेकिन जब इस टाइप के चेंज वाले क्वेश्चन होते हैं ना वोल्टेज के, तब आप हमेशा रेजिस्टेंस निकालिए। रेजिस्टेंस हो गया V²/P, 200 इंटू 200 अपॉन 100, रेजिस्टेंस हो गया 400 ओम्स। और फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा। मैंने आपको कहा था रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, रो पे, क्योंकि यहाँ पे तो वो समय से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज वोल्टेज हो रहा है। अब यहाँ पे पावर हो जाएगा V²/R। तो देखिए दोस्तों आंसर आएगा 30.25 वॉट्स। अब इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला 100 वॉट्स तो नहीं है, 75 नहीं है, 50 नहीं है, ये भी नहीं है। अरे एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में तो यही टिक किया है। अब मुझे क्या लगता है ये क्वेश्चन गलत बनाया हुआ है, लेकिन अब इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो तो 25 ही होता है, तो नियरेस्ट पे 25 टिक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, समझ रहे हैं आप? ये आंसर सही है, ऑप्शंस गलत दिए हुए। क्योंकि हमने कहीं भी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। हमें 4 ऑप्शन दिए गए और हमसे पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है। पहला है I²R, दूसरा है IR², तीसरा है VI, चौथा है
वी स्क्वायर बाई आर। हमसे पूछा गया है कि कौन सा इनमें से पावर नहीं है। पावर नहीं है बताना है, पावर है वो नहीं बताना है, पावर नहीं है वो बताने हैं। अब देखिए पावर वी आई होता है, पावर आई स्क्वायर आर होता है, पावर वी स्क्वायर आर होता है, यानी कि पावर ये नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होता तो आप टिक मार देते, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। आपने इसे लिख लिया दोस्तों? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ए रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स, एक रेडियो सेट है जिसका पावर है 60 वॉट्स, रन्स फॉर 50 आवर्स, 50 घंटे इसने मतलब चला। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की गई। एक रेडियो सेट है जो 60 वॉट्स के लिए चला, 60 वॉट्स पर चलता है 50 आवर्स के लिए, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी बटे टाइम। एनर्जी बटे टाइम, हमें एनर्जी निकालना है, पावर और टाइम दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई करना है, एकदम सिंपल। तो देखिए दोस्तों एनर्जी क्या होगा? P इंटू टी, पी कितना है 60 वॉट, इंटू टाइम ये देखिए 50 आवर। अब देखिए हमेशा सेकंड पे लेते हैं, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको ये कहा था इसी वीडियो में शायद कहा है कि 1 आवर होता है 3600 सेकेंड्स। ये 50 आवर है, यानी कि मतलब कितना 50 आवर हो जाएगा, 50 इंटू 3600 सेकेंड्स, 50 इंटू 3600 सेकेंड्स। तो देखिए दोस्तों एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना। एनर्जी वर्क सबका, एनर्जी वर्क जूल्स, अरे सॉरी, एनर्जी वर्क हीट तीनों का यूनिट जूल होता है। बस आपको मल्टीप्लाई करने हैं, 6 फाइजा ये तो हो गया 30, 1 2 1 2 इंटू 3600। तो देखिए दोस्तों आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 10। आंसर की क्या है आपका? 1 करोड़ 8 लाख जूल्स। आंसर आ चुका है 1 करोड़ 8 लाख जूल्स। मैं आंसर देख लेता हूं एक बार। आंसर यहाँ पे 10.8 इंटू 10⁶ जूल्स है। मतलब बस उन्होंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ नहीं जाता। यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना होगा, तो कितना पॉइंट आगे आ रहे हैं? एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1.08 इंटू 10⁻7 जूल्स। वो बड़ा आंसर है, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इसका कोई रीजन नहीं है। आप भी कर सकते हैं। तो आप समझेंगे नहीं मेन कंसेप्ट, पावर हो गया एनर्जी बाई टाइम, और पावर टाइम दिया है तो बस एनर्जी मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। चलिए आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। चलिए दोस्तों मैं मिटा देता हूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने लिखा कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या है? ए रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट्स। एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 350 वॉट्स। हाँ देखिए दोस्तों, आपको पावर रेटिंग देखनी हो तो आप अपने फ्रिज का, मतलब अगर आपका फ्रिज में आपने स्टिकर्स नहीं निकाले हैं तो उसके सामने ही पावर रेटिंग लिखा रहता है, और वोल्टेज रेटिंग भी लिखा रहता है उसी पे। ए रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट्स ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। यानी कि एक फ्रिज है जो कि एक दिन में 10 घंटा चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट निकालना है टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज।
यानी कि इसे 30 दिन के लिए अगर हम चलाएंगे तो कितना एनर्जी का कॉस्ट आएगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 3.40 रुपीज पर किलोवाट आवर। मतलब हमें क्या कहा गया है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 350 वॉट्स, उसे एक दिन में 10 घंटे चलाते, तो 30 दिन में हमें यूज करना है। आप समझ जाइए, देखिए अगर मैं उसे एक दिन में 10 घंटे चलाता हूं तो यानी कि 30 दिन में 30 इंटू 10 300 घंटे, हाँ या ना। हाँ, अब देखिए, अब क्योंकि ये टाइम है, ये तो टाइम ही हुआ ना, तो देखिए दोस्तों मैंने कहा कि ये सब जगह आप आवर मत रखिएगा, आप सिंपल सा इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड्स, तो 300 आवर में कितना होगा, 300 इंटू 3600 सेकेंड, ये आंसर कितना हो गया, 36 3 सा होता है 108 1 2 1 2 1 2 1 2 इतने सेकंड्स। यानी कि दोस्तों आपको इन शॉर्ट टाइम इतना दिया गया है। ये टाइम आप गलती मत कीजिएगा, आप ये अगर 10 आवर 30 आवर कुछ भी लेंगे सब गलत हो जाएगा, टाइम यही है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक दिन में 10 घंटे, 30 दिन में 300 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकंड, 300 घंटे में कितना हो गया ये सेकंड, 10,80,000 सेकंड। मैं यहाँ पे टाइम को साइड में लिख देता हूँ, मतलब हमें इन शॉर्ट टाइम इतना दिया गया है, इतने सेकंड से हमारे पास। ठीक है, टाइम को मैंने इसलिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, टाइम को मैंने इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया क्योंकि क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें बच्चे टाइम को सही से कन्वर्ट नहीं करते, बाद में फिर पछताते रहते एग्जाम देने के बाद। एग्जाम बाद में पछताए हो क्या, जब एग्जाम चूक गई खेत। चलिए मैं अपना नेल पेंट हटा रहा हूं तब तक, लगता है अब ये नहीं हटेगा, साबुन से हाथ धोना ही पड़ेगा। ये टाइम का आप कंसेप्ट समझ जाइए। कभी कभी कहते हैं कि है ना 30 दिन नहीं, मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए 5 महीने के लिए चला रहे हैं, तो एक महीने में 30 दिन, 5 महीने में 150 दिन, यानी कि आपको यहाँ पे 150 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये टाइम का कंसेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी 9th में नहीं पढ़ा है प्लीज कमेंट में लिखे कि मैंने 9th में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ा है। चलिए तो मैं अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब हमें यह कहा गया कि फ्रिज है जो कि इतने पावर का है, उसे इतने सेकंड के लिए चला रहे हैं और 1 किलोवाट आवर की इतनी मतलब रेट है, तो कितना हमें पे करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों ये किसकी यूनिट है, एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ये। ठीक है, चलिए तो हमें पावर दिया है, टाइम दिया है, अगर हम एनर्जी निकालना चाहें, देखिए पावर क्या होता है, एनर्जी बटे टाइम। हाँ, पावर हमें दिया है, टाइम दिया है, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, पावर होता है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। हमें पावर दिया गया, हमें टाइम दिया गया, हमसे मतलब हमसे रेट पूछा है, तो रेट तो एनर्जी से ही पता चलेगा ना कि कितना एनर्जी यूज किया, तो हम एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का क्या दोस्तों फॉर्मूला बनाएंगे, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, 350 वॉट्स, 350 ये क्या बोलते हैं एसआई यूनिट में, और टाइम का हमने एसआई में कर दिया 108 और बाद में 40, 1 2 3 4 जूल्स, इतने जूल्स हुए ना, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल्स है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में नहीं है, समझ रहे हैं आप, ये भी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में नहीं है। आप इसे नोट डाउन भी करते जाइए साथ में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कहा था वीडियो के मतलब बीच में कहीं आया होगा 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये भी हमारा जूल्स में आंसर है, तो हम इसे पहले कमर्शियल यूनिट ऑफ में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 350 इंटू 108 1 2 3 4 जूल्स, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करना होगा, 350 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶। अब ये जो भी आंसर आएगा ये किलोवाट आवर होगा, यानी कि ये कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ये समझे या मैं वापस से समझाऊं पहले, देखिए मैं वापस से समझा देता हूं।
पावर और टाइम हमें दिया गया, हमने एनर्जी निकालना है। एनर्जी होगा पावर इंटू टाइम, क्या बोलते हैं, पावर और टाइम को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी एनर्जी आ गई। लेकिन ये एनर्जी जो जूल की एनर्जी होती है ना, वो कमर्शियल यूनिट में नहीं है। कमर्शियल यूनिट में किलोवाट आवर की एनर्जी होती है, तो 1 किलोवाट आवर होता है इतने जूल्स। तो अगर हमें निकालना कितने किलोवाट आवर, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करते, ये देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे 3.6 का मैं पॉइंट हटा के यहाँ मैं ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया। अब देखिए आप देखेंगे 10⁻6 यानी कि 6 जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये पूरा कट गया। समझे, बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इसको 6 जीरो बना दीजिए, तभी भी यही कटेगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर हो रहा है 35 इंटू 108 अपॉन 36। 36 3 सा 108, अब 35 3 सा कितना होगा, 5 3 सा 15, 1 कैरी, 3 3 सा 9 10, इतने किलोवाट आवर, 105 किलोवाट आवर हुए। मतलब इतने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में, यानी कि हम कह सकते हैं इतने हमने क्या बोलते हैं यूनिट्स यूज किए। मैंने आपको दिखाया था मेरा लाइट बिल कितना 61 यूनिट्स का आया है, इन लोगों का लाइट बिल 105 यूनिट्स का आया है। और हमें कहा गया है 1 किलोवाट आवर की 3.40 रेट है, तो इतने का कितना होगा। अब एकदम सिंपल है, आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बात। चलिए, तो क्या मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पे लिखा है रेट, 1 किलोवाट आवर का रेट है ₹3.40, तो हमने 105 यूज किया, 105 किलोवाट आवर का यूनिट कितना होगा, ₹3.40 इंटू 105। देखिए दोस्तों, मैं ऊपर से थोड़ा बोर्ड साफ कर रहा हूं, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना, आंसर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करने हैं, 105 और 340 को, मतलब 3.40, 0 तो 1 2 3 तो ऐसे ही चला गया, फिर 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, ये कितना हो गया, 0 0 7 5 3 और 2 पॉइंट के बाद है, यानी कि ये देखिए दोस्तों आंसर आ गया 357 रुपीज। कितना ज्यादा है, हमारा कितना 121 आया है, मतलब इन लोगों को 357 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना होगा। मैं एक बार आंसर देख लेता हूं। देखिए दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। ये सब क्वेश्चन ये सब आ सकते कमर्शियल यूनिट में, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगर कमर्शियल यूनिट से आपको एग्जाम में पेपर आता है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ये वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब थियरी इस चैप्टर की खत्म हो चुकी है, ये पूरा फिनिशिंग टच दे रहा है उसको, और कुछ नहीं। देखिए अब अगला क्वेश्चन, ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट। एक बल्ब है जो कि 100 वॉट का है, मतलब उसका रेटिंग है, और वोल्टेज है उसका, पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट। अब हमसे क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सब कमर्शियल यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अब इसमें क्या क्या आ गया है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, हमसे इसका रेजिस्टेंस पूछा है। फिर 5 सच, ठीक है, पहले मैं इसका एक रेजिस्टेंस निकालता हूँ, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। एकदम सिंपल सा, एक बल्ब का पावर और वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस पूछा है। अब देखिए P = V²/R, यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, P = V²/R। R निकालना है तो R हो जाएगा V²/P, V कितना है 200, यानी कि 200 × 200 अपॉन 100 वॉट। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम्स। रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम होता है ना, आपको इन सब का यूनिट सही से याद होना चाहिए, वरना आप एग्जाम में गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, हमसे ये पूछा गया था, एक बल्ब है जिसका पावर और वोल्टेज रेटिंग है, हमें उसका रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस हो गया 400 ओम्स। तो क्या अब हम आगे बढ़े, इसी क्वेश्चन में आगे का पार्ट भी है।
चलिए, तो इसमें आगे का क्वेश्चन क्या है। अभी दोस्तों आपको लगभग मेरे साथ 1 2 लगभग 2 और क्वेश्चन साथ में रहना है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। ऐसे ही मतलब जैसे ये एक बल्ब है जिसका 400 ओम रेजिस्टेंस है, वैसे 5 बल्ब लिए जिनको 4 आवर्स के लिए मतलब बर्न किया, यानी कि 4 आवर्स के लिए जलाया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। और इसमें कॉस्ट भी बताना है। 1 यूनिट का कॉस्ट दिया है हमने 4.60। देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक मिनट, हाँ 5 बल्ब है। देखिए दोस्तों हमें क्या कहा गया ना कि मतलब आप ये तो समझे ना, ये अब ये कहा गया कि ऐसे 5 बल्ब लिए गए मतलब जिनका रेजिस्टेंस 400 ओम से, उनको हाँ उनको कनेक्ट कर दिया गया है और उनको 4 आवर के लिए जलाया गया। 1 यूनिट का इतना रुपया है, तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ और कितना रुपया हमें भरना पड़ेगा, समझ रहे, कॉस्ट कितना लगेगा। आप ये याद रखिए कि एक एक बल्ब का 400 ओम है रेजिस्टेंस। चार घंटे के लिए चलाया 5 बल्ब को, क्या बोलते हैं, 1 यूनिट का कितना दिया है 4.60। 1 यूनिट का कॉस्ट है 4.60। कितनी एनर्जी खर्च हुई और कितना कॉस्ट लगेगा हमने निकाला था। एक बल्ब का रेजिस्टेंस है कितना है 400 ओम्स। आप समझ सकते हैं, एकदम सिंपल सी भाषा है। अगर एक का 400 है और 5 बल्ब है तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2000 हुआ, हाँ या ना, हुआ ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सीरीज है, क्योंकि सीरीज होगा तभी ये ऐड होगा। पैरेलल में रेसिप्रोकल की तरह ऐड होता है, लेकिन अब ये कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। वैसे आपको है ना, मतलब ये क्वेश्चन में मिस्टेक जैसा ही हुआ ना, क्योंकि आपको मेंशन ही नहीं है ना ये सीरीज है कि पैरेलल है। वैसे आप टेंशन मत दीजिए, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सीरीज या पैरेलल कौन सा कॉम्बिनेशन है वो बता दिया जाता है। मैं अभी मान के चलता हूँ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 400 5 बार ऐड होगा, 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, यानी कि दोस्तों आंसर आ गया 4 4 8 कितना 2000 हुआ। सर्किट में इतना रेजिस्टेंस है 2000 ओम्स। हमें एनर्जी निकालना है। एनर्जी निकालना है ना, तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम से निकालते हैं। कुछ गलती किया है क्या मैंने, यहां से भी निकाल सकते हैं या आप एनर्जी यहां से भी निकाल सकते हैं, H इक्वल टू VIT से VIT। हाँ देखिए दोस्तों एनर्जी कितना हो गया V 200 इंटू आई कितना है, ओ आई आपको नहीं दिया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, P इक्वल टू VI ले लीजिए। यार रुकिए, इतना झंझट करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो नॉर्मल हम कर रहे थे वैसे ही करते। आंसर यहाँ से भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले सब सेम होते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, एनर्जी निकाल रहा हूँ। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी होगा पावर इंटू टाइम। एनर्जी हो जाएगा पावर कितना है 100 इंटू टाइम 4 आवर्स। अब देखिए मैंने आपको कहा है 1 आवर का 3600 होता है, तो 4 आवर का 4 इंटू 3600, तो दोस्तों एनर्जी कितना हो गया 4 इंटू 36 इंटू 1 2 3 4 10⁻⁴ लिख देता हूँ जूल्स, इतनी एनर्जी हुई। लेकिन दोस्तों आप रुकिए, ये एक बल्ब का एनर्जी हुआ।
हमें 5 बल्ब लिया है तो एनर्जी इसके 5 टाइम्स हो जाएगा ना, हाँ या ना। तो टोटल एनर्जी जितना कंज्यूम होगा टोटल ई वो कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 36 इंटू 10⁴ जूल्स, इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। अब जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई इसको मैं कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। कमर्शियल यूनिट क्या है 1 किलोवाट आवर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 36 इंटू 10⁴ जूल्स है। इसको मेरे को क्या बोलते हैं इसे, हाँ कमर्शियल यूनिट इसमें कन्वर्ट करने, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 36 इंटू 10⁴ अपॉन 3.6 इंटू 10⁶। ये आप समझे। एक मिनट में आपको वापस बताता हूँ। देखिए हमें नॉर्मल से हमने निकाला पहला मतलब एक बल्ब का रेजिस्टेंस 400 ओम से। अब हमसे क्या पूछा है ना कि ऐसे 5 बल्ब को कनेक्ट किया, अगर एक बल्ब इतनी एनर्जी ले रहा है तो 5 बल्ब इसके 5 गुना एनर्जी लेगा। बस उस एनर्जी को मैं क्या बोलते हैं कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जरा कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे डेसिमल हटाया, इधर एक 10 लगाया और यहाँ पे एक मिनट और देखिए इधर ये देखिए 5 फोर्सा को मैं हटा के लिख रहा हूँ सीधा 20, 5 फोर्सा को 20 कर दिया। अब आप देखेंगे ये 4 0 5 और 6 0, 6 यहाँ पे पूरा है, 0 का 0 खत्म, 36 का 36 खत्म। देखिए दोस्तों आंसर आया 2 क्या आया 2 किलोवाट आवर आया कि नहीं। हाँ यहाँ पे लिखा है 1 यूनिट का इतना है, 1 किलोवाट आवर एक ही यूनिट होती है, तो 2 किलोवाट आवर कितना यूनिट हुई 2 यूनिट्स। अब मैं ऊपर सॉल्व करता हूं। देखिए हमें कहा गया मतलब एनर्जी हमने निकाल ली, एनर्जी कहाँ गई, ये रही एनर्जी निकाल दी। अब हमें कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट का क्या है, एक यूनिट का है 4.60 रुपीज। हमने 2 किलोवाट आवर यूज किया यानी कि 2 यूनिट्स का होगा रुपीज 4.60 इंटू 2 यानी कि रुपीज 9.20। तो हमारा आंसर आ गया कॉस्ट भी 9.20। मैं एक बार आंसर देख लेता हूं। देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, कॉस्ट है 9.20। अब कितने 2 क्वेश्चंस और बचे लगते हैं। दो नहीं दोस्तों 3 बचे, दुख खबरी की बात है। चलिए आप जरा इसे जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसे एकदम ध्यान से समझिए क्योंकि ये सब कमर्शियल यूनिट के जो टॉपिक है ये बिल्कुल सेम टू सेम आ जाते हैं। मतलब वैल्यूज चेंज हो जाएंगे लेकिन इनका कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहता है कि आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी को बाद में कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, बाद में फिर वहां से कॉस्ट आ जाता है। आप जब लिख लेंगे तो एक बार आप जब लिख लेंगे तो मैं मिटा दूंगा और क्या। दोस्तों थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरे फोन में बैटरी थोड़ी कम है इसलिए शूटिंग बंद भी हो सकता है। चलिए दोस्तों तो अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं। आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, आया कि नहीं, ठीक है। कमर्शियल यूनिट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं और एकदम इसी टाइप से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। उसे 220 वोल्ट सप्लाई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई है और वो 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। मतलब है ना दोस्तों, इसे क्या है कि इसे 5 आवर एवरी डे यूज करते हैं फॉर 30 डेज। हर दिन 5 आवर मतलब 5 घंटे इसे इलेक्ट्रिक हीटर को यूज करना है और 1 महीने तक यूज करना है। हमें क्या पूछा गया है कि कॉस्ट
कितना लगेगा इसे यूज करने का, अगर एक यूनिट का कॉस्ट है 5.20 रुपीज। हमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि इतने करंट ड्रॉ करता है, इतने वोल्टेज सप्लाई पे 5 घंटे चलता है एक दिन में, और उसे 30 दिन तक चलाना है। अब आप देखिए, अगर इलेक्ट्रिक हीटर एक दिन में 5 आवर्स चलता है, 5 आवर्स, तो 30 दिन में वो कितना चलेगा? 30 दिन में चलेगा 5 इंटू 30, यानी कि 150 आवर्स। ये समझ में आया? हाँ। देखिए दोस्तों, आपको ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब मैंने कहा एक आवर मतलब 1 आवर होता है 3600 सेकेंड्स, तो 150 आवर कितना होगा? 150 आवर होगा 150 इंटू 3600 सेकेंड्स, यानी कि क्वेश्चन हमें कितना टाइम दे रही है, मतलब उसे इतने आवर के लिए, मतलब इतने सेकंड्स के लिए चला जा रहा है। तो इसका फायदा क्या है ना कि आप अब ये सब हटा सकते हैं। ये सबसे कंफ्यूजन होता है कमर्शियल यूनिट के क्वेश्चन में। आप उसे सीधा नॉर्मल टाइम पे ले आइए, टाइम पे लाएंगे ना तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए, तो हमने बता दिया कि आप इसे नोट भी करते जाइएगा। 1 डे में 5 आवर यूज करते हैं तो 30 डेज में 150 आवर्स, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, 150 आवर्स में 150 इंटू 3600 सेकंड्स होते हैं। हमें इसका कॉस्ट बताना है। कॉस्ट के लिए हमें कमर्शियल यूनिट बनाना होगा, और कमर्शियल यूनिट के लिए हमें एनर्जी निकालनी होगी। एनर्जी के लिए हमें पावर टाइम चाहिए। चलिए, देखिए अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों, एनर्जी के लिए हमें, एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर हमें कहीं नहीं दिया है, लेकिन देखिए दोस्तों, पावर क्या होता है? VI, यानी कि हमें कह रहा है VIT, और VIT किसका? हीट का फॉर्मूला है। तो ये सब के सब फॉर्मूला आपस में इंटरलिंक्ड है। हाँ, ये देखिए आपको समझ में आया कि नहीं? एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। पावर हमें कहीं नहीं दिया, लेकिन V और I होता है पावर, और VI को अगर पावर डालेंगे तो ये तो हीट एनर्जी हो गया VIT। ठीक है। अब हमें V कितना दिया गया है? 220। करंट कितना दिया है? 10। टाइम कितना दिया? देखिए दोस्तों, 150 इंटू 3600। अब ये हम निकाल क्या रहे? पहली बात, ये एनर्जी निकाल रहे। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल्स। इसकी यूनिट हो गई जूल्स। अब इसे हम क्या बोलते हैं? ये मतलब हमने एनर्जी निकाल ली, इसे हम कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या है? 1 किलोवाट आवर होता है। इसे नोट भी करते जाइएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो जितना है उसको कितना होगा? 220 इंटू 10 इंटू 150 इंटू 3600 जूल्स कितना होगा? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 220 इंटू 10 इंटू 150 इंटू 3600 अपॉन 3.6 इंटू 10⁶। ये आप समझे कि नहीं? एकदम सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और कुछ नहीं। मैं क्या कर रहा हूं? एक डेसिमल यहां से हटा रहा हूं और ऊपर एक 0 बढ़ा रहा हूं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 है, और नीचे भी पूरा 6 0 है, तो सारे 0 एक साथ कट गए। क्या बच रहा है? इधर एक 36 है और इधर एक 36 है, वो भी कट गया। तो अब क्या बच रहा है? 22, और यहाँ पे एक 15। 22 इंटू 15, बस इसे मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा? 15 2 30 और 15 2 30, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 330। और ये क्या हो गया? किलोवाट आवर हुआ कि नहीं? 330 किलोवाट आवर। यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर ने एक महीने में इतने यूनिट्स 330 किलोवाट आवर यूनिट्स यूज किए। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन को बहुत देर तक नहीं चलाना चाहिए, वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा यूज कर लेते हैं। 330 किलोवाट आवर हमें कहा गया है एक यूनिट का कॉस्ट इतना है, तो उतने का कितना होगा? अब 330 किलोवाट पर आवर है, ये तो 330 यूनिट्स ही हुआ। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है, तो यानी कि 330 किलोवाट आवर 330 यूनिट्स। मैं ऊपर से थोड़ा बोर्ड साफ करता हूं। आपने ऊपर का लिख लिया क्या दोस्तों? ठीक है। चलिए, तो इतना 330 यूनिट्स, 1 यूनिट का कॉस्ट हमें बताया गया है
1 यूनिट का कॉस्ट है ₹5.20, तो 330 यूनिट्स का कितना कॉस्ट होगा? ₹5.20 इंटू 330, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मैं इतना पार्ट मिटा सकता हूं? $330 और 520, जीरो से तो पहला टर्म जीरो, 2 0 से 0, 2 3 6, 2 3 6, 5 3 15, 5 3 16, 1716। देखिए दोस्तों, ये 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग गया। आंसर आया 1716, 1716 इसका क्या बोलते हैं, ये आया है। इतने रुपीस मतलब हमें पे करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों कितना ज्यादा है। यहाँ मतलब मेरे घर में पूरा 1 महीना चलने के बाद लगभग कितना रुपीस इतना आया है, और यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक हीटर चला तो इतना आ गया। इसीलिए बोलता है कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, पंखा, ये सब ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इससे एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है। बल्ब से इतनी ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होती जितनी ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, हमें इसमें हीट निकालना है। व्हेन 96,000 कूलम्ब, यानी कि 4 से दोस्तों 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, इतना चार्ज को 1 घंटे में ट्रांसफर किया गया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। ऐसा कुछ मान लीजिए कि इतना जो भी चार्ज है उसको 1 घंटे में ट्रांसफर किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, तो हीट कितना होगा? हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I2RT या VIT। आप देखेंगे आपको V दिया है, I कहीं नहीं दिया और T दिया है। आप अगर वहां से भी निकालेंगे तो आपको I2RT में तो आपको रेजिस्टेंस में नहीं दिया है, तो आपको निकालना तो VIT से पड़ेगा। VIT में V दिया है, I नहीं दिया है, T दिया है। चलिए तो निकालते हैं। मतलब मेन बात है, हमें I निकालना पड़ेगा। I क्या होता है दोस्तों? करंट होता है Q/T, और हमें Q और T दोनों ही दिया हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं ना आपको क्या कहना चाह रहा था ये। Q कितना हो गया? 96,000 कूलम्ब, 96,000। और देखिए टाइम यहाँ पे अपने SI यूनिट में नहीं है। 1 आवर 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड्स। ये हो गया कूलम्ब, ये हो गया सेकंड। तो यानी कि करंट कितने में आएगा? करंट आएगा क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर सेकंड में। लेकिन करंट का एक दूसरा यूनिट भी होता है, आपको पता ही होगा। क्या होता है वो? क्या होता है करंट का यूनिट? एम्पियर। चलिए तो मैं ऐसे काटता हूं, ये 6 से चला जाएगा। 6 6 36, 6 1 6, 6 6 36, ये 0 जा, 2 से जाएगा, 2 3 2 80 जा। तो देखिए दोस्तों आंसर आ गया 80/3 कूलम्ब, मतलब कूलम्ब पर सेकंड या फिर एम्पियर। ये इतना करंट आया। मैंने इसे सॉल्व नहीं किया क्योंकि अभी मेरे को VIT में करना है, तो ये कहीं कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसे सॉल्व नहीं किया। समझे? वैसे भी हमें करंट पूछा नहीं, हमें तो सीधा हीट पूछा है। अब हीट निकालते हैं। हीट का फॉर्मूला होता है VIT। V हमें दिया गया 50 वोल्ट्स, I हमने निकाला 80/3, और T टाइम कितना होगा? टाइम होगा 1 आवर, यानी कि 3600 सेकेंड। इसीलिए मैंने नहीं काटा था। तो देखिए दोस्तों हीट कितना आ गया? 8 5 40, और 1 2 इंटू 1200, हीट आ गया है 12 4 48, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जूल्स। हीट एक एनर्जी है, एनर्जी जूल्स में होती है। अब मैं इसे क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसे? हाँ, इसे मैं है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, 4.8 इंटू 10⁶ जूल्स। नहीं भी करूंगा तो हमें किसी ने कहा नहीं है। चलिए ये हीट का आंसर आया।
4.8 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। ये देखिए आपको लग रहा होगा मतलब ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मतलब अगर आपको करंट दे देता ना तो करंट दे देता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको करंट नहीं दिया है, करंट जानबूझ के नहीं दिया है, और आपको कूलम मतलब चार्ज और टाइम दिया है, तो आप करंट वहां से निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका चैप्टर का पहला फॉर्मूला आपको काम अभी आया है, मतलब चैप्टर के लास्ट में जाके काम है। तो आप समझ रहे हैं चैप्टर कितना इंटरलिंक्ड है। I = Q/T। वैसे करंट का दोस्तों डेफिनेशन क्या होता है? करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस। चलिए, तो इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? ठीक है दोस्तों, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद एक और वीडियो आएगी आपके मतलब ये हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि मैं आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज का एक मतलब लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि ऐसे आपने पढ़ा होगा तो फॉर्मूले पूरे छिड़ियाए हुए होंगे, उसको आप एक जगह समेट लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया लास्ट क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दो वायर हैं जिनका सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है यानी कि उनका रो तो सेम होगा, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ भी सेम है, एंड इक्वल डायमीटर, डायमीटर भी सेम है। अगर देखिए दोस्तों डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम ही हो गया, और रेडियस सेम है यानी कि एरिया भी सेम हुआ। समझ रहे हैं ना? देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, πr²। अगर जिसका डायमीटर सेम है जैसे कि 10 और 10 है तो रेडियस कितना हो, 5 और 5, तो एरिया दोनों का कितना होगा 25π, 25π, पाई की वैल्यू तो सेम ही होती है, यानी कि दोनों का एरिया भी सेम हो गया। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि देखिए इन दोनों को पहले सीरीज में लगाया गया, एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया वो भी V था। नहीं मैंने यहाँ पे गलती कर दिया क्वेश्चन पढ़ने में। देखिए हमें क्या कहा गया है ना, ये थोड़ा सोचने टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सोचना नहीं, ये टर्म वाला क्वेश्चन है, वेरिएबल जैसा। इसमें क्या कहा गया है कि दो वायर है जिनका ये सब दिया हुआ है, इन दोनों को पहले सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाएंगे तो ये वायर ऐसे और ऐसे दिखेंगे। अब आपको दिख ही नहीं रहा होगा ये दो वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने आपको कहा था एक वायर में एक रेजिस्टेंस ही होता है, तो मैं क्या करता हूँ इसे पहला रेजिस्टेंस बना देता हूँ और इसे दूसरा, मतलब मान लीजिए वायर 1 ये वायर 2, तो ये रेजिस्टेंस 1 ये रेजिस्टेंस 2। अब आपको दिख रहा है ये सीरीज में कनेक्टेड है, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो भी दिया मान लीजिए V पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। फिर कहा गया इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तभी भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तभी भी V ही दिया गया है। ये पहला वायर ये दूसरा वायर भी एक रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, फर्स्ट ऑप्शन है 1:2, सेकेंड है 2:1, थर्ड है 1:4, फोर्थ ऑप्शन है 4:1। देखिए मैं आपको क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ये आप ध्यान से समझिए। दो वायर हैं, जैसे कि एक मिनट, ये देखिए दो वायर है, दोनों का मतलब दोनों सेम मटेरियल के, यानी कि दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सेम, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी तो किसी भी सब्सटेंस की फिक्स रहती है। दोनों का रो सेम, दोनों का लेंथ सेम है, यानी कि दोनों का लेंथ सेम L, दोनों का एरिया मतलब दोनों का डायमीटर भी सेम है, यानी कि डायमीटर सेम है तो रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो एरिया सेम है, दोनों का एरिया भी सेम हो गया। जैसे कि मैं आपको एक मिनट, ये देखिए अब आप मान सकते हैं, देखिए दोनों का लेंथ सेम, दोनों का डायमीटर सेम, दोनों का एरिया सेम, दोनों का रो सेम, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के। हाँ, अब हमें कहा गया कि ये सीरीज में कनेक्ट किए गए, मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस या दूसरा रेजिस्टेंस, इन दोनों को सीरीज में लगाया और एक सीरीज में लगाया और एक यहां से बैटरी लगा दी V वोल्ट की, फिर इन दोनों को पैरेलल में लगाया और बैटरी लगा दी V वोल्ट की। अब हमसे पूछा गया कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कोई भी करंट जब किसी वायर से दौड़ता है तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ये सब होता है ना। हीटिंग इफेक्ट मतलब टॉपिक ही वो है कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी करंट मतलब सर्किट चालू रहेगा तो यहां से कुछ ना कुछ जो भी करंट जाएगा वो कुछ ना कुछ तो हीट मतलब डिसिपेट करेगा। मान लीजिए वो हीट है H1 पहले सर्किट में, यहाँ देखिए सीरीज सर्किट में वो H1 है और पैरेलल सर्किट में वो H2 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, H1 और H2 का रेशियो बताइए। अब आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं, दो रेजिस्टेंस है,
सीरीज में लगाया तब उनका हीट डिसिपेशन है H1, पैरेलल में गया तो हीट डिसिपेशन है H2। अब हमसे पूछा गया H1 और H2 का वो बताइए, मतलब क्या बोलते हैं रेशियो। देखिए दोस्तों, थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, लेकिन आप ये समझ जाइए दोनों वायर का रो एल डी ए सब सेम है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को नोट के लिख तो लिया है ना। यहां पहले हम लोग सीरीज का देखते हैं। जब सीरीज में होगा, जब ये सीरीज में होगा, देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा R1 कितना होगा रो L बाई ए। यहां देखिए पहले वाले का रेजिस्टेंस होगा रो L बाई ए, दूसरे वाले का भी रेजिस्टेंस होगा रो L बाई ए। तो क्योंकि ये सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2। हाँ है ना दोस्तों, R1 प्लस R2 होगा। R1 प्लस R2 है तो यानी कि रो L बाई ए प्लस रो L बाई ए, ये हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो रो L बाई ए प्लस रो L बाई ए, ये हो जाएगा 2 रो L बाई ए। नेट रेजिस्टेंस सर्किट का इतना हो गया सीरीज में। तो इसका हीट कितना होगा, हीट हो जाएगा H1 VIT। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों में V दिया है तो यहां तो ये V हो गया। करंट कैसे निकाले है, करंट कितना होगा, देखिए V इक्वल टू IR होता है। V तो V है, I मतलब I को निकालना और R हमने निकाल दिया 2 रो L बाई ए, 2 रो L बाई ए। तो देखिए दोस्तों I कितना हो जाएगा VA अपॉन 2 रो L। ये आप समझे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं I के जगह VA अपॉन 2 रो L इंटू टाइम T। ये H1 हुआ, ये भी V है, ये भी V है। अब H2 निकालते हैं, इसे कहीं साइड में लिखते जाना होगा क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन बड़ा है, कि मैं इसे मिटा देता हूं, छोड़ू। आपको वैसे भी अगले वीडियो में समरी दे दूंगा। हाँ, ये H1 हुआ, मतलब H1 क्या बोलते हैं, ये V तो V स्क्वायर हो गया, V स्क्वायर A T अपॉन 2 रो L, ये हो गया H1। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए दो रेजिस्टेंस है, पहले का रेजिस्टेंस होगा रो L बाई ए, दूसरे का रो L बाई ए। नेट रेजिस्टेंस होगा 2 रो L बाई ए। अब हीट के लिए VIT यूज करेंगे, VIT में I हमें डालना है। I के लिए V इक्वल टू IR से I लाते हैं, I हो गया VA बाई 2 रो L, उस पर डाल दिया तो बाद में H1 हमारा वो आ गया। अब H2 निकालने के बाद में H1 H2 को डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा। क्या दोस्तों मैं ये पार्ट मिटा दूं, ये थोड़ा सा मतलब एनालिटिकल जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी मतलब हार्ड नहीं है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब पैरेलल क्वेश्चन पे देखते हैं। पैरेलल हमें कहा गया था ना कि पहला सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा पैरेलल है। तो पैरेलल में ये R1 हुआ और ये R2 हुआ। R1 यहां भी होगा रो L बाई ए, R2 होगा रो L बाई ए। R नेट कितना होगा, क्योंकि पैरेलल में ऐसे निकलता है R नेट, 1 बाई R नेट होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 1 बाई R नेट हो जाएगा R1, 1 बाई R1 बोला, यानी कि देखिए R1 यहां पे ऐसा आएगा रो L बाई ए, ऊपर जाएगा। यहां देखिए रेसिप्रोकल हो रहे हैं, ये देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, R1 का रेसिप्रोकल रो L बाई ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, A बाई रो L, और वैसे वहां पे भी होगा A बाई रो L। तो ये कितना हो गया, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 2A बाई रो L। समझ रहे हैं। तो अब इसे निकालने के लिए R नेट को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा,
रो एल तो इससे मल्टीप्लाई होगा, रो एल हो जाएगा 2a इंटू आर नेट। आर नेट को यहां पे रखना है और इसे वहां पे भेजना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों आर नेट आ रहा है, मतलब नेट रेजिस्टेंस आ गया रो एल बाई 2a। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं, R1 का रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल तो आपको समझ में आया, ये भी समझ में आया। आर नेट को 2a से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2a आर नेट, और रो एल 1 से मल्टीप्लाई होगा रो एल। अब इसको बचाना है तो इसको भेजना पड़ेगा रो एल बाई 2a। ये मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस हो गया। हाँ, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं मिटा देता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये थोड़ा थियरेटिकल नहीं, ये थोड़ा एनालिटिकल जैसा क्वेश्चन है। आपने इतना पार्ट लिखा कि नहीं? हमने पीछे मतलब H1 लिख के रखा है, अब H2 लिखते हैं। रो एल बाई 2a। देखिए हमारा आर नेट आ गया था रो एल बाई 2a। अगर हम H2 निकालेंगे, हीट कितना डिसिपेट हुआ, तो हो जाएगा VIT। V तो V है, I के लिए हम V इक्वल टू IR से लाते हैं, तो V इक्वल टू I इंटू रो एल बाई 2a। तो देखिए दोस्तों I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा ये सब ऊपर मल्टीप्लाई V2a अपॉन रो एल। अब मैं यहां पे डालता हूं V2a अपॉन रो एल इंटू टाइम t। तो ये देखिए दोस्तों H2 आ गया। अब बस हमें H1 और H2 को डिवाइड करना है, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। क्या आपने लिख लिया है दोस्तों? चलिए तो यहाँ पे मैं H2 को मतलब बॉक्स बना के रख देता हूं। हमें H1 और H2 का रेशियो पूछा गया था क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो। H2 को साइड में लिखते हैं, कितना हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 बाहर नहीं ले लीजिए, 2v स्क्वायर 80, 2v स्क्वायर 80 अपॉन रो एल। बस अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हो जाएगा H1 बटे H2 हो जाएगा v स्क्वायर 80 बटे 2 रो एल होल बटे 2v स्क्वायर 80 बटे रो एल। अब बस आपको पता होगा जो इस टाइप में रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, पहला जो फ्रैक्शन रहता है उसका डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और दूसरे का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर 80, यहाँ पे रो एल ऊपर आ गया अपॉन 2 रो एल 2v स्क्वायर 80, ये हो गया। ये दोनों साथ में आएंगे हमेशा, 2 रो एल और 2v स्क्वायर 80, 2 रो एल 2v स्क्वायर 80, v स्क्वायर 80 रो एल, v स्क्वायर 80 रो एल। अब इसे पास काटना है 80 80 v स्क्वायर रो एल। आंसर क्या बचा 1/4 बचा दोस्तों, 1/4 मतलब 1:4, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। ठीक हो गया। चलिए तो आंसर में देख लेता हूं। देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी ये लास्ट वीडियो नहीं है, लास्ट वीडियो अगली आएगी। मैं आपको फिर भी समझा देता हूं एक बार। H1 और H2 निकाला, बस इसे सही से आपको काटना है और इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 1/1:4। अब समरी लाते मतलब अगले वीडियो में, जिसमें आपके चैप्टर के स्टार्टिंग से सारे फॉर्मूले मतलब लाइन से होंगे, ताकि आप रिवीजन करते टाइम कोई फॉर्मूला छोड़ ना दे, क्योंकि ऐसे नोट्स में तो एक्सटेंडेड रहता है, एक पेज में एक साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा।